of screen also. Yes, Viti. यहाँ से we had to start. So in this, I told you this thing also that in perfect competition, जो individual firm है, that is a price taker. Taker means whatever price is decided in the market, that price is taken by the firm. मतलब individual person, seller or firm cannot make any change in the price level. Neither it can increase nor it can decrease. Reason being is कि perfect competition is such a vast market, such a large sized market that the individual seller has no, we can say no capacity. It has no potential to bring any change, any significant change in the market. क्योंकि उसकी position बहुत ही small है, just like a drop in ocean, as I told yesterday. तो individual seller अपने accordingly अपनी मर्जी से कोई खास change नहीं कर सकता है, ठीक है. तो इस करके उसको वही प्राइस लेना पड़ता है, वही प्राइस के ऊपर ही हैज टू सेल द थिंग्स विच आर बीइंग डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स. ये सारा कुछ हो गया था. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल. प्लीज ड्रॉ द टेबल ऑल्सो. फर्स्ट इज क्यू. क्यू मीन्स आउटपुट, ठीक है. आउटपुट वर्ड भी लिखा होता है. आउटपुट मीन्स क्यू. सपोज 1 यूनिट इज देयर. इसका एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इसका है 10 रुपीज़ प्राइस है, मान लो. ये सारी चीज़ें सपोज रुपीज़ में ही है, तो 10 रुपीज़ प्राइस है. देन सेकेंड यूनिट इज बीइंग सोल्ड. मार्केट हमारी चल रही है परफेक्ट कंपटीशन की, उसका भी 10 रुपीज़ प्राइस है. थर्ड कमोडिटी, थर्ड यूनिट, उसका भी 10. फोर्थ एंड फिफ्थ, सभी का मतलब हर एक चीज़ 10 रुपीज़ की है, क्योंकि सेम चीज़ है तो सेम ही प्राइस है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ए आर एंड क्यू कॉलम, वेरी इजिली वी कैन कैलकुलेट दिस टी आर कॉलम. फॉर्मूला इज प्राइस इंटू क्वान्टिटी, ठीक है. मल्टीप्लाई कर दें. 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50. Simple words में, if the seller is selling 1 unit, he gets total revenue 10. if he sells 2 units, तो सीधा सीधा प्लस कर दे तो भी ठीक है, 20 रुपीज़ मिल जाते हैं. if he sells 3 units तो 30 मिलते हैं. 4 चीज़ें बेचते हैं तो 40, 5 चीज़ें बेचते हैं तो 50, ठीक है. now very easily we can find out MR also with the help of this. now MR is equal to, formula is TRN minus TRN minus 1, ठीक है. तो फर्स्ट यूनिट, क्योंकि इसके पहले कोई यूनिट बेचा ही नहीं, तो कोई जीरो रेवेन्यू भी नहीं थी, ना ही कुछ सेल किया, ना ही कोई रेवेन्यू होगी, तो दैट वी कैन अज्यूम कि 10 माइनस 0 इक्वल टू 10. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्योंकि फर्स्ट यूनिट से पहले ना तो कोई यूनिट बेचा है, 0 यूनिट बेचा है. 0 मतलब नथिंग इज सोल्ड, तो नथिंग इज सोल्ड तो देयर विल बी टोटल रेवेन्यू विल ऑल्सो बी 0. तो हम सीधा कर सकते हैं 10 माइनस 0 10, फिर 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 एंड सो ऑन. सभी में वी आर गेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 10. कारण क्या है इसका? क्योंकि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक ही प्रोडक्ट है और उसका एक ही होमोजेनियस प्राइस है. तो नाउ यहाँ पर हम लोग आ चुके थे कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस एज पर दिस टेबल, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं हम लोग? एक तो हमें ये पता चल रहा है, वी आर कमिंग टू नो दैट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कॉलम्स बोथ आर सेम, दे आर हैविंग सेम वैल्यू. That means value of AR and MR is equal to each other in case of perfect competition market. ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा कि what is the relation between AR and MR under perfect competition. तो we will say कि AR and MR are बिल्कुल एक दूसरे के equal हैं, they are equal to each other in which market? Perfect competition market, ठीक है. There is no change. जितनी भी वैल्यू, अगर आप कोई और एग्जांपल लेते हो, जो भी आपकी AR की वैल्यू होगी, आप देखोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ MR ऑल्सो. तो दोनों सेम है. सेकेंड और क्या हमें पता चल रहा है रिलेटेड टू दिस TR, इसमें क्या पता चल रहा है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. ये बढ़ रही है, 10 20 30 40 50 इंक्रीज हो रही है. कब इंक्रीज हो रही है? व्हेन इज इट इंक्रीजिंग? व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड. ज़्यादा बेचा जा रहा है तो ही ये TR इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब क्वांटिटी सोल्ड और TR में कौन सा रिलेशन है? देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है ना. यूनिट बढ़ते हैं तो TR भी बढ़ती है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं. सेकेंड इज
कि जो TR है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है? रेट क्या होता है? किसी भी चीज़ के टोटल का रेट होता है उसका मार्जिनल वैल्यू। तो यहाँ आप सीधे और सिंपल देखना हो तो आप देखो ये यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, फिर 20 और 30 में 10 का डिफरेंस है, फिर 30-40 में 10 का, आगे भी 10 का। मतलब हर बार टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट ए फिक्स्ड रेट, और वो फिक्स्ड रेट क्या है? दैट इज इक्वल टू 10। हर बार 10 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक, नाउ वी हैव टू प्रेजेंट ऑल दिस values which we are showing in the table. If we make use of diagram, तो then we get these type of diagrams. You can draw with the pen also, बाद में आप फिर कर लेना. In one diagram we have to show total revenue and in another AR and MR on y axis. नीचे दोनों diagrams में output, यहाँ भी output x axis पे, यहाँ भी output. ठीक है, अब आपने कहीं भी रफली आप पॉइंट्स लगा लो, अदरवाइज पेपर में देयर इज नो नीड, ये सिर्फ अपने समझने के लिए है. सपोज यहाँ पे हम दिखा देते हैं यूनिट्स 1 2 3, आगे मैंने नहीं बनाए, आपको इतने से ही समझ आ जाएगा. और बनाना 4 5, मतलब जितना टेबल है उतने पॉइंट्स ले लें अगर हम लोग. ठीक, तो नीचे दिखा दिए यूनिट्स ऑफ आउटपुट. इधर है हमारा टोटल रेवेन्यू कितनी है, 10 से लेके 50 तक. तो यहाँ आप 10 से लेके 50 तक पॉइंट्स आप ले सकते हो, जैसे डायग्राम में लेते ही हैं. मैंने 3 का एग्जांपल लिए, 10 20 30, और ऊपर जाए 40, और ऊपर जाए 50 भी हो सकता है. नाउ वी जस्ट हैव टू सिंपली प्लॉट दीज पॉइंट्स. जब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है तो TR इज 10, तो यहाँ से 1 यूनिट, इधर से 10 ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर पॉइंट आएगा. फिर 2 यूनिट्स बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ से पॉइंट जाएगा, और कितनी है टोटल रेवेन्यू 20, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट. देन ऐसे ही 3 यूनिट्स जब सेल हो रहे हैं तो 30 रुपीज़ रेवेन्यू है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. ऐसे ही ऊपर 40 का पॉइंट आएगा, 50 का आएगा. ठीक, तो व्हेन वी ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, देन व्हाट डू वी सी? वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ टोटल रेवेन्यू. ये लाइन बिल्कुल सीधी आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट इज टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू का मतलब, अब यहाँ डायग्राम को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल रेवेन्यू की लाइन की स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है. पॉजिटिव माने जैसे जैसे मोर आउटपुट विल बी सोल्ड, TR विल इंक्रीज. ठीक, और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक गिवन प्रपोर्शन से ये बढ़ रही है, हर बार 10 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो ये इसका मीनिंग आता है. ठीक, नाउ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफ वी वांट टू सी दिस AR/MR, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? जब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बेचा जा रहा है तो रेवेन्यू कितनी हो रही है? AR एंड MR, ये देखो, ये 10, ये भी 10, सेम ही है, तो ये 10 है. जब 2 यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, यहाँ से डैश डैश लाइन लगा दें, तो भी हमारी AR/MR कितनी है? दोनों 10 है. 3 यूनिट्स बेचे जाते हैं तो भी 10 है. आगे और करना हो, 4 5, जितने मर्जी यूनिट्स हैं, जो भी हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, तो वट आर वी गेटिंग? हमारी ये जो AR/MR है ये 10 ही है. So when we join these points, ये वाला point, फिर ये वाला point, then this point, ये वाला point, when we join these points, तो then again we get a straight line. ये वाली जो dark line है, straight line. ऊपर लिख लेना यहाँ पे, we will write AR is equal to MR. अब इसका फीचर क्या है? This is a straight line and parallel to x axis. अब आप थोड़ा सा याद करिए, पीछे एक लेसन हमने किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, उसमें एक किया था ना 5 डिग्रीज ऑफ ED. एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, एक परफेक्टली इन इलास्टिक, एक मोर इलास्टिक, एक लेस इलास्टिक, एक यूनिटरी इलास्टिक. नाउ यू ट्राई टू रिकॉल व्हाट टाइप ऑफ शेप इज दिस. जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका मीनिंग क्या है? दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, तो ये AR और MR जो लाइन है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसकी नेचर क्या है? इट इज परफेक्टली इलास्टिक लाइन एंड शोइंग कि भाई एट दिस प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ एनी सेलर, कोई भी मार्केट में जो सेलर है, शॉपकीपर है, एट प्राइस ऑफ ₹10 ही कैन सेल इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स इन द मार्केट. जितना चाहे वो बेच सकता है. किस किस प्राइस के ऊपर? 10 रुपीज़ प्राइस के ऊपर. ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो परफेक्टली इलास्टिक लाइन का फीचर ही ये होता है कि एट ए गिवन प्राइस द सेलर कैन सेल एनी नंबर ऑफ आइटम्स. अब यहाँ पे हमने कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं कि प्राइस कम या ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को चेंज करेगा, उसकी नहीं बात करनी. हियर वी आर जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेलर, क्योंकि बेचने के बाद पैसे किसको मिलते हैं? बेचने वाले को मिलते हैं. कंज्यूमर तो दे देता है ना, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर. यू हैव टू थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सेलर. ठीक है, तो 10 रुपीज़ प्राइस के ऊपर वो जितना चाहे ही कैन सेल इन द मार्केट. ठीक, बट आप सोच के देखो वो कितना सेल कर सकता है? चाहने से तो कुछ नहीं होगा, वो उतना ही बेच सकता है जितनी उसकी चीज़ को बनाने की कैपेसिटी है, जितनी को वो प्रोडक्शन कर सकता है, जितनी उसकी फैक्ट्री की क्या बोलेंगे उसको, काबिलियत है,
या बोल सकते हैं उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जितनी भी है, जितना भी उसका सामान उसकी मशीनें बना सकती हैं, जो कुछ भी वो प्रोड्यूस कर सकता है, मान लो वो एक दिन में 100 चीज़ें ही बना सकता है, तो 100 से ज़्यादा तो नहीं बनाएगा, तो 100 चीज़ों को वो 10 रुपीज़ प्राइस पे वो बेच सकता है। ठीक, इस लाइन का ये मतलब है। नाउ रिलेशन क्या हो गया, अगर हमने दोनों को कोरिलेट करके बताना हो तो देन वी विल से दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज बीइंग सोल्ड, TR increases, but AR and MR they remain equal to each other, and then AR and MR that line remains parallel to x-axis, but TR की जो line है it increases, showing that there is positive relation between quantity sold and this total revenue. बस ये दो रिलेशन बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आए व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो देन यू से पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अगर आता है एट विच रेट TR इज इंक्रीजिंग, तो आप कहोगे TR इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, हर बार 10 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक, व्हाट इज द नेचर ऑफ AR/MR कर्व, परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल टू x एक्सिस एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। बस ये 2-3 पॉइंट्स आपके बनेंगे रिलेशन के। दिस वाज ऑल अबाउट दिस परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों तीनों कर्व्स का आपस का रिलेशन। अब हमने करना है, नेक्स्ट है ये वाला जो कल किया था इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें आप देखो, इम्परफेक्ट मीन्स जो परफेक्ट नहीं है, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर कहा उसका बिल्कुल जो ऑपोजिट है या उससे मिलता जुलता नहीं है, तो दैट इज इम्परफेक्ट। मीन्स इम्परफेक्ट मार्केट इज दैट मार्केट विच इज नॉट परफेक्ट। तो अब ये तो बिल्कुल हो गया ना, वर्ड वाइज हमने लिटरल एक मीनिंग बना दिया, बट इन रियलिटी व्हाट इज देयर, इसके भी आगे 2 फॉर्म्स हैं। वैसे तो और भी होती हैं बट आपके सिलेबस में अभी ये 2 ही हैं, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है। अब है कि मोनोपोली का मीनिंग है कि मोनोपोली मीन्स दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ये पहले वाले में कल वाले में क्या बोला था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स। ठीक, अब मैं कह रही हूँ मोनोपोली मीन्स मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मीनिंग होता है सेलर, सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला है, पूरी मार्केट में एक ही पर्सन है, बस वही सेल कर सकता है, उसके पास ही सामान है, ओनली ही कैन सेल, और कोई है ही नहीं। सो विल देयर बी एनी कॉम्पिटिशन टू दैट सेलर, होगा उसका कोई कंपटीशन? अगर पूरी मार्केट में एक ही बेचने वाला है, एक ही सेलर है, वही सामान बेच सकता है, तो और कोई है ही नहीं, तो उसका देयर विल बी नो कंपटीशन। एक आदमी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए ना, तो ही compete करेंगे। तो जब एक ही है वो, तो ही हैज़ नो कंपटीशन। तो फॉर्म क्या है, मोनोपोली मीन्स दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर एंड मेनी बायर्स आर देयर। बायर्स हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, उनका कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन बेचने वाले का होता है। ठीक है, तो वन सेलर एंड मेनी बायर्स आर देयर एंड द प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड बाय दिस पर्सन, दिस पर्सन इसका नाम रख लेते हैं, इसको कह देते हैं मोनोपोलिस्ट। जो मोनोपोली में काम करता है उसको कह दिया जाता है मोनोपोलिस्ट। तो वो जो मोनोपोलिस्ट है, द प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड बाय दैट मोनोपोलिस्ट, दैट प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स। मतलब जो चीज़ ये बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। जैसे परफेक्ट में तो था ना कि उसके बहुत सारे परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है, एक जैसी ही चीज़ें हैं, बट यहाँ पर कुछ फीचर अलग है। यहाँ पर है कि जो चीज़ ये पर्सन बेच रहा है उसके जैसी और कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके आसपास की भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। नो क्लोज का मतलब कि उसके बिल्कुल नज़दीक भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं आता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब ऐसी सिचुएशन में ये अगर इस टाइप की मार्केट हो, तो जो मोनोपोलिस्ट है ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट, वट एवर ही वॉन्ट्स ही कैन चार्ज दैट प्राइस एंड ही कैन एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स। आप सोचिए, एक ही दुकान है, उस पे जो भी चीज़ मिल रही है, और पूरे सिटी में कोई ऐसी शॉप नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं बिक रहा है। आपकी वो मान लो ज़रूरत की चीज़ है, मान लो गैस के सिलेंडर है, किचन के गैस सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है, तो एक ही जगह है, एक ही सेलर है। अब आप, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, तो ये मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, ही कैन चार्ज हाई प्राइस, और सिंस वी आर इन नीड, हमारी ज़रूरत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पे दैट प्राइस, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है। अगर तो वो हमारी ज़रूरत वाली चीज़ ना हो, फिर तो हम कहेंगे कि ठीक है जी हम लेते ही नहीं, देयर इज़ नो नीड टू गो टू मार्केट, जब महंगी है क्यों लेनी है।
बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि उस चीज़ के बिना हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी नेसेसिटी की चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, हमें लेनी ही पड़ती है, तो इन दैट केस मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस. ही कैन चार्ज हाई प्राइस, ही कैन रिड्यूस द क्वांटिटी, उसकी मर्जी है, उसकी अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, वो हो सकता है थोड़ा सामान रखे, जानबूझ के महंगाई करने की कोशिश करे, थोड़े सामान को सेल करे, बाकी स्टॉक में रख ले, मतलब उसका पूरा, जिसको बोलते हैं ना दबदबा होना मार्केट में, ही हैज़ फुल कंट्रोल. अब होता क्या है, तो ऐसी मार्केट को पहले तो इतना समझ लें, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट. ठीक है, अब हमने ऐसी मार्केट में पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर अमंग डिफरेंट रेवेन्यू कर्व्स अंडर दिस फॉर्म ऑफ मार्केट. ठीक, तो लेट अस सी, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. यस, ये वाला, ये तो पिछला ही है. अब ये मोनोपोली मार्केट. नाउ यू प्लीज मेक द टेबल. अब मोनोपोली मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री का कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि और कोई है ही नहीं, ग्रुप हो ही नहीं सकता. एक ही पर्सन है, वही अपने आप में फर्म है, वही अपने आप में इंडस्ट्री है. सो देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं आउटपुट के यूनिट्स, आउटपुट सोल्ड, दैट इज क्यू. 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मान लो लिख लेते हैं. अब है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस. ठीक, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. अब अगर वो जो मोनोपोलिस्ट है, एज आई सेड अर्लियर कि मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज प्राइस, है ना, वो जितना चाहे चार्ज कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है. तो मान लो वो प्राइस रख देता है 10 रुपीज़, है ना, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस 10 रुपीज़ प्राइस रखता है. तो देन व्हाट डज ही सी कि अगर वो 10 रुपये प्राइस रखता है, तो उससे उसकी सिर्फ एक ही चीज़ बिकती है. ही इज़ एबल टू सेल ओनली 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. लोगों को ये 10 रुपीज़ प्राइस ज़्यादा लग रहा है, लोग ज़्यादा जो है, ज़्यादा लोग जाते ही नहीं, क्योंकि मतलब लोगों ने भी तो देखना है ना अपने बजट के अकॉर्डिंग. ये एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल, मतलब ज़रूरी नहीं 10 रुपये ही प्राइस हो, कोई भी मतलब एग्जांपल हो सकता है. तो जब वो ये ज़्यादा प्राइस रखता है अपना मोनोपोलिस्ट जो सेलर है, तो ओनली ही इज़ एबल टू सेल ओनली 1 यूनिट. ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कर, अब दूसरा कोई कंज्यूमर जाता ही नहीं, लोगों को लगता नहीं ये तो बड़ा महंगा प्राइस है. लोग, जब आप सोच के देखो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में, जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बड़ा ध्यान से यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं वो ज़्यादा टाइम चले, उसकी मिस यूज़ नहीं करते, वेस्टेज नहीं करते. मान लो पेट्रोल बहुत ही महंगा हो जाए, तो हम जो फालतू के इधर उधर घूमते हैं वो बंद कर देते हैं. बिल्कुल कोई अर्जेंट ही काम है, फिर ही स्कूटर गाड़ी, फिर ही कुछ निकाल के चलाते हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा. अदरवाइज जो पहले फालतू में इधर उधर घूम लेते थे, अब नहीं घूमते, है ना. तो उसका रीज़न ही ये है क्योंकि वो चीज़ बहुत महंगी हो गई है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द कंज्यूमर्स टू अफोर्ड दैट. सभी के बस की बात नहीं होती जब कोई एक्सेसिवली कोई चीज़ महंगी हो जाए. तो अब जब कंज्यूमर जाते ही नहीं, लोगों को लगता है नहीं भाई ये तो बड़ी महंगी है, तो अब वो मोनोपोलिस्ट सोचता है कि अब मेरे बनाई तो है चीज़, तो उसको बेचना भी है. देन व्हाट डज ही डू, वो देखता है कि अगर मैं थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस कर दूँ, वो अपने पहले से 10 रुपीज़ की बजाय वो थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि चाहे मोनोपोलिस्ट है चाहे कोई भी सेलर है, बट दिस इज अल्टीमेट पर्पस टू सेल द प्रोडक्शन. मकसद तो उसका यही है ना, आफ्टर सेलिंग ही विल गेट मनी. दुकान में बना के अपने पास फैक्ट्री में रख लिया, और वो कहे नहीं जी मैंने तो महंगा ही बेचना है, अब महंगा महंगा करी जाए और कोई आए ही ना उसके पास, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसकी प्रोडक्शन का. तो व्हेन ही सीज कि भी व्हेन ही कीप्स 10 रुपीज़ प्राइस, तो ज़्यादा उसका सामान नहीं सेल हो रहा है, देन ही डिसाइड्स टू रिड्यूस प्राइस. अब वो 9 रुपीज़ कर देता है. तो जब 9 रुपीज़ प्राइस करता है तो लोग, दो लोग आ जाते हैं, उसकी दो चीज़ें बिक जाती हैं. तो अब उसको थोड़ी खुशी होती है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा प्राइस कम किया है बट मेरा सामान तो बिका. तो देन ही इज़ एबल टू सेल 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. ठीक है, अच्छा, अब दो ही लोग आए उसके पास 9 रुपीज़ प्राइस के ऊपर भी. अब वो देखता है भी और कोई नहीं आया, तो देन अगेन ही रिड्यूसेस, अगेन प्राइस थोड़ा कम करता है, अब 8 रुपीज़ करता है. तो देन ही इज़ एबल टू सेल 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. तीन लोग आके ले लेते हैं. तो मतलब कहने का कि ये वो देखता है कि जैसे जैसे वो प्राइस थोड़ा सा कम करता है, तो देन ही इज़ एबल टू सेल मोर क्वांटिटी. तो वो कम करता जाता है क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे लोग आते नहीं हैं. सी, कोई भी मोनोपोलिस्ट हो, कोई भी सेलर हो, कोई किसी लोगों को, हम लोगों को आके कंपेल नहीं कर सकता भी आओ जी आप आके मेरे मेरे से सामान खरीदो. ये तो कंज्यूमर की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है. उसको एक्सपेंसिव लगता है वो नहीं जाता, उसको थोड़ा कम प्राइस लगता है हम चले जाते हैं, है ना. तो कंज्यूमर को कोई फोर्सफुली नहीं कह सकता भी आप आके सामान खरीदो, आप आके शॉपिंग करो, कोई नहीं कह सकता, अपनी मर्जी होती है लोगों की. तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है कि प्राइस को थोड़ा थोड़ा कम कर देता है, तो देखता है कि उसका ज़्यादा सामान सेल हो रहा है. ठीक,
तो देन दिस कॉलम विल बी नोन एज प्राइस कॉलम, या यही उसकी क्या हो जाती है, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है जी। तो ओनली थिंग टू बी रिमेंबर्ड कि जब वो ही कीप्स वेरी हाई प्राइस तो ही इज नॉट एबल टू सेल लार्ज क्वांटिटी, बट इफ ही रिड्यूसेस लिटिल बिट देन मोर he is able to sell more. ठीक, now very easily same way we can calculate TR and MR with the help of these two columns. TR का कॉलम क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब क्या हो गई TR फर्स्ट यूनिट की 10 इंटू 1 10, 2 यूनिट्स की टोटल रेवेन्यू कितनी हुई, 2 इंटू 9 18, 3 यूनिट्स की टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, 3 इंटू 8 24, फिर 4 इंटू 7 28, देन 5 इंटू 6 30, फिर 30, फिर 7 इंटू 4 20, फिर 8 इंटू 3 24, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल रेवेन्यू कॉलम। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस TR कॉलम वेरी इजिली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ MR ऑल्सो। तो MR का फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक, अच्छा, अब अगेन सेम प्रोसेस, हर एक नेक्स्ट में से पिछले वाले को माइनस करते जाएं। अब फर्स्ट यूनिट सेल करता है तो टोटल रेवेन्यू इज 10 रुपीज़। अब इसके पहले नथिंग हैज़ बीन सोल्ड, दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू वुड ऑल्सो हैव बीन ज़ीरो, क्योंकि कुछ बेचा ही नहीं था तो ज़ीरो। तो 10 माइनस ज़ीरो, यहाँ पर लिख दिया 10। ठीक, फिर 2 यूनिट्स है तो सेकेंड यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी, 18 माइनस उसके पहले यूनिट की TR माइनस कर दो 10, 18 माइनस 10 8, एंड सेम वे हर एक नेक्स्ट में से प्रिसीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 24 माइनस 18 6, फिर 28 माइनस 24 4, देन 30 माइनस 28 2, फिर 30 माइनस 30 0। नाउ यहाँ पे सरप्राइजिंगली नाउ 28 माइनस 30 माइनस 2, माइनस में आएगा ना, ये कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू को माइनस करें तो माइनस 2। सिमिलरली 24 माइनस 28 माइनस 4। ठीक, अच्छा, अब आप नाउ ऑब्जर्व करो जैसे पहले किया था कि what is happening to AR, MR and TR as more units of output are being sold, what happens to all these three things। तो पहला हम ये लेते हैं, let us start with this AR। as more and more units are being sold, AR is continuously falling। ये कम हो रही है ना, 10 9 8 7 ये कम होती जा रही है, बट क्या ये माइनस में हुई, AR का देखो कहीं पर माइनस का साइन आया, इट इज़ नॉट एट ऑल नेगेटिव, ये हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये कम तो होता जाएगा 3 2 1, फिर पॉइंट में आ जाएगा और अगर सेल करें, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही ज़ीरो होगा। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न ये है कि कभी भी कोई चीज़ बिना प्राइस के बिकती नहीं है। यहाँ फ्री में कोई किसी को डोनेट नहीं कर रहा है। मार्केट में वेन एवर वी गो वी ऑलवेज हैव टू पे सम प्राइस, चाहे वो प्राइस मिनिमम पॉसिबल हो सकता है, कम से कम हो सकता है, सस्ती से सस्ती चीज़ हो सकती है, बट ये नहीं कि कोई हमें फ्री में ही दे दे। इकोनॉमिक्स में वी अज्यूम कि देयर इज़ नो थिंग लाइक फ्री, कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता है, सबके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्राइस वो कम तो कर सकता है, अगर वो ज़ीरो पर आ जाएगा फिर वो रुक जाएगा। वो नहीं कहेगा कि मैं ज़ीरो फ्री में आओ जी मेरी दुकान पे आके सामान उठा के ले जाओ। कोई भी दुकानदार, कोई भी सेलर ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है ना, कम तो कर सकता है बट फ्री में नहीं देता किसी को। तो अब फ्री का मतलब अपने घर वालों को तो दे देगा, मतलब बाहर वालों को, बायर्स को किसी को फ्री में नहीं देता है। तो एवरेज रेवेन्यू का फीचर क्या है, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग बट इट कैन नेवर बिकम इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज प्राइस कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ हैपनिंग टू MR, MR इज ऑल्सो फॉलिंग, ये भी लगातार कम हो रही है, बट इट इज शोइंग 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स, इवन दो इट इज फॉलिंग बट 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स आर बीइंग डिपिक्टेड हियर। वन इज इट इज फॉलिंग बट अप टू दिस पॉइंट 2 तक आते आते, 2 रुपीज़ तक आते आते इट इज पॉजिटिव। कम तो हो रही है ये वैल्यू 10 8 6 4 2 कम हो रही है बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। सो फर्स्ट पॉइंट बन गया कि जो MR है ये पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होती है। फिर एक पॉइंट आता है कि व्हेन MR बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकती है। उसके बाद फिर अगर और सेल होती है तो MR कैन बिकम नेगेटिव ऑल्सो। 3 इसके फीचर हो गए, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव, बट कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस एवरेज रेवेन्यू कभी भी ना तो ज़ीरो होती है ना ही नेगेटिव होती है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। तो ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों ही कम होते हैं बट ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकती है बट AR ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद नाउ कमिंग टू दिस TR। अब TR को क्या हो रहा है, TR इज, आप देखो पहले क्या हो रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है ना, 10 18 24 28 30 यहाँ तक आते आते ये इट इज़ कॉन्टिन्यूसली इट इज़ इंक्रीजिंग।
तो मीनिंग क्या हो गया कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, टोटल रेवेन्यू फर्स्टली इंक्रीजेज, देन ये 30 वैल्यू नंबर आ गया, देन दैट मीन्स इट बिकम्स मैक्सिमम पॉसिबल। 30 ही ज़्यादा से ज़्यादा हुई टोटल रेवेन्यू, उससे ज़्यादा नहीं हुई कोई भी, ठीक है। तो पहले फर्स्टली इट इंक्रीजेज, देन इट बिकम्स मैक्सिमम, देन आफ्टर दैट मैक्सिमम होने के बाद भी अगर जो सेलर है और सेल करता है तो देन टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। 30 से कम हो रही है ये, 28, 24 और आगे करेंगे और कम हो जाएगी, तो देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब डिमिनिशिंग, कम होना। तो इसके 3 फीचर हो गए, फर्स्टली टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज, then it becomes maximum possible, then after that it starts diminishing, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो और क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट इनिशियली एट ए स्लो रेट, एट ए डिमिनिशिंग रेट। ये जब तक ये 30 तक नहीं पहुँचती, आप देखो पहला डिफरेंस क्या है, 10 और 18, 8 का डिफरेंस आया, 8 रुपीज़ का। फिर डिफरेंस आया 18 और ये 24, ये 6 रुपीज़ का। एम आर क्या होता है, एम आर चेंज ही होता है, तो ये 6 का चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया, फिर 2 का चेंज आया, फिर 0 हो गया। इसका मतलब कि जब पहले पहले थोड़े यूनिट बेचे जाते हैं तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज बट एवरी टाइम एट ए स्लो रेट। हर बार पहले से कम रफ्तार से ये बढ़ रही है बट स्पीड बढ़ने की कम है। तो स्पीड का कैसे पता चलता है, स्पीड का पता चलता है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस मार्जिनल कॉन्सेप्ट। ये 10 का डिफरेंस, मतलब इसके पहले 0 है तो 10 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर ये 6 का, 4 का, 2 का, ये इधर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मीनिंग हो गया कि इनिशियली टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट ए स्लो रेट, देन इट बिकम्स मैक्सिमम पॉसिबल एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ये कम हो जाती है। और जब ये डिक्लाइन होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है। और जब ये टी आर मैक्सिमम होती है तो उस समय ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज़ 0। एंड व्हेन दिस टी आर इज इंक्रीजिंग एट ए स्लो रेट, देन व्हाट इज हैपनिंग टू एम आर, इट इज डिक्लाइनिंग, ये कम हो रही है, ठीक। नाउ द सेम थिंग इज टू बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो लेट अस सी, अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो वी विल टुमारो कंप्लीट इट, अभी टाइम होने ही वाला है, फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। नाउ here in this case we have to draw 2 diagrams vertically, ऊपर नीचे बनाने हैं, horizontally नहीं बनाने, vertically, ठीक है। तो ये in the first diagram here we are showing TR, यहाँ पर आउटपुट, सेम वे इधर आपने लिख लेना है AR एंड MR। आई फॉरगॉट टू राइट हियर, यहाँ पर हमने लिखना है AR एंड MR और यहाँ पे आउटपुट, ठीक। अच्छा, नाउ इफ वी प्लॉट द पॉइंट्स विच वी हैव शोन इन द टेबल, लगाने नहीं है, वैसे कह रही हूँ कि अगर हम वो भी लगाएं तो व्हाट टाइप ऑफ शेप विल वी गेट, वी विल गेट द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व लाइक दिस, ऐसी शेप आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप और थोड़ा सा याद करें, अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको याद होगा कि ऐसा एक डायग्राम हमने पहले भी किया हुआ है, याद है कॉन्सेप्ट, एक यूटिलिटी वाला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर, याद है, उसमें TU वाला कॉन्सेप्ट किया था, फिर MU का कॉन्सेप्ट किया था, एवरेज का नहीं था उसमें, सीधा MU का था। तो ये वही वाली शेप है। तो ये क्या हो रहा है, ये एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, तो पहले क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ये ऐसी चपटी सी शेप आ रही है, ये 10, 18, 24, 28, जहाँ तक आते आते जब तक 30 नहीं हुआ, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। TR इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट, ये एरो ऊपर जाने का मतलब बढ़ रही है, ये इंक्रीज दिखाने के लिए। फिर TR बिकम्स मैक्सिमम, यहाँ पर एक लाइन लगा के या पॉइंट को वैसे ही डार्क करके ये लिख लिया मैक्सिमम TR, ये 30 की जो वैल्यू है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 28, 24 और आगे लेंगे और भी कम होता जाएगा, ये डाउनवर्ड एरो का मतलब डिमिनिश हो रहा है। तो TR आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो इसकी 3 फेजेस हो गई,